आखिर दुनिया का कोई भी देश स्विट्जरलैंड पर हमला क्यों नहीं करता? सदियों से दुनिया भर में साम्राज्य बने, मिट्टी में मिल गए। दो वर्ल्ड वॉर्स ने पूरी धरती को शमशान बना दिया, लेकिन स्विट्जरलैंड का बाल भी बांका नहीं हुआ। न नेपोलियन ने किया, न हिटलर ने, न मुसोलिनी ने। आज भी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर युद्ध हो रहे हैं। यूरोप और रूस लड़ रहे हैं, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, और इधर अमेरिका और यूरोप में भी नहीं बन रही है। हर यूरोपियन देश और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन एक देश जिसको कोई कुछ नहीं कहता वो है स्विट्जरलैंड। आखिर ऐसा क्या है इस 42 लाख की आबादी वाले छोटे से पहाड़ी देश में? क्या ये सचमुच तटस्थ है? क्या ये सच में शांति प्रिय है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी डरावनी चाल है जो दुनिया के सबसे बड़े हमलावरों को भी रोक देती है? अगर आपको लगता है कि स्विट्जरलैंड एक शांति और अमन पसंद देश है, वो किसी जंग में पड़ता ही नहीं, इसीलिए हर कोई उसे बख्श देता है, तो ये आपकी और दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है। सच्चाई इसके एकदम उलट बहुत ही डार्क और डरावनी है। एडोल्फ हिटलर, जिसने रशिया पर हमला किया, फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पूरे यूरोप को नाजी टैंकों के तले कुचल दिया, उसने भी कभी स्विट्जरलैंड पर हमला नहीं किया। ऐसा नहीं था कि हिटलर ऐसा करना नहीं चाहता था। 1940 में हिटलर के पास स्विट्जरलैंड को नक्शे से मिटाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार था। 5 लाख जर्मन सोल्जर्स बॉर्डर के पास खड़े थे। हिटलर ने खुलेआम स्विस डेमोक्रेसी को बुर्जुआ कायरता कहा था, फिर भी जर्मन टैंकों ने कभी स्विस बॉर्डर को पार नहीं किया। आज आपको पता चलेगा कि एक छोटे से देश ने खुद को अभेद्य कैसे बनाया, क्योंकि स्विट्जरलैंड की असली कहानी उतनी साफ और उतनी वाइट नहीं है जितनी उसकी बर्फीले पहाड़ दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा इन सभी सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। स्विट्जरलैंड यूरोप के सबसे अजीब देशों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की तरह इसको कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ की ज्योग्राफी किसी भी हमलावर सेना के लिए एक बुरा सपना है। जून 1940 तक यूरोप का नक्शा बदल चुका था। पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और सबसे ताकतवर फ्रांस, ये सब हिटलर के आगे हार मान चुके थे। 42 लाख की आबादी वाला स्विट्जरलैंड तब पूरी तरह से एक्सिस पावर्स के आसपास से घिर गया था। नॉर्थ में नाजी जर्मनी, साउथ में इटली और वेस्ट में नाजी कब्जे वाला फ्रांस था। हिटलर स्विट्जरलैंड को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से जर्मन बोलने वाली स्विस आबादी को ग्रेटर जर्मन रीख का हिस्सा होना चाहिए था। एसएस चीफ हेनरिक हिमलर ने तो यहाँ तक तय कर लिया था कि स्विट्जरलैंड को जीतने के बाद वहाँ कौन कौन से नाजी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए ऑपरेशन टेनेनबॉम नाम का एक प्लान भी बना। प्लान था कि नॉर्थ से जर्मन आर्मी और साउथ से इटालियन आर्मी एक साथ हमला करेगी और पूरे स्विट्जरलैंड को आपस में बांट लेगी। मैथ्स के हिसाब से स्विट्जरलैंड ये जंग हार चुका था। उनके पास बहुत बड़े बड़े टैंक या मॉडर्न एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड ने अपनी वो खौफनाक स्ट्रेटजी दिखाई जो आज तक किसी भी देश को उस पर हमला करने से रोकती है। आपको लगेगा कि मैं आल्प्स पर्वत की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक पहाड़ से दुश्मन रुका नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हिटलर ने नॉर्वे के फोर्ट्स को क्यों नहीं छोड़ा? अफगानिस्तान के पहाड़ों ने सुपर पावर्स को क्यों नहीं रोका? तो आखिर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में ऐसा क्या अलग था? जवाब है यहाँ की सेना का जज्बा और उनकी स्ट्रेटजी। स्विस आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल हेनरी गिसन ने अपनी सेना से कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने नेशनल रीड आउट की चालाक स्ट्रेटजी लागू की। स्विस सेना ने तय किया कि अगर हमला हुआ तो वो बड़े शहरों को दुश्मनों के लिए छोड़ देंगे और आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में छिप जाएंगे। आल्प्स की 14,000 फुट ऊंची चोटियां और संकरी घाटियां किसी भी सेना के लिए कब्र बन सकती हैं। पहाड़ों के अंदर एक पूरा पैरेलल देश बसाया गया। खूबसूरत घरों के पीछे भारी तोपें छिपाई गई। पहाड़ों के अंदर अस्पताल और बंकर खोदे गए। सबसे खतरनाक दांव था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी झुलसी हुई धरती की नीति। स्विस आर्मी ने देश के हर पुल, हर रेलवे लाइन और हर पहाड़ी रास्ते पर डायनामाइट लगा दिया। मैसेज ये साफ था कि अगर तुम आए तो तुम्हें सिर्फ राख मिलेगी। 42 लाख की आबादी में से लगभग 8.5 लाख लोगों को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। हर घर में एक हथियारबंद सैनिक था। 1943 में एसएस के हाई ऑफिशियल ने जर्मन हाई कमांड को वार्निंग दी कि स्विट्जरलैंड पर हमला एक ऐसी पहाड़ी गुरिल्ला युद्ध खड़ा करेगा जिसमें लाखों जर्मन सैनिक बिना किसी फायदे के मारे जाएंगे। उसने इसे माउंटेन वर्डन कहा, एक ऐसी खूनी जंग जो जर्मनी को बर्बाद कर देगी।
ये मिलिट्री तैयारी आज भी दुनिया के किसी भी देश को स्विट्जरलैंड पर हमला करने से डराती है। तो पहला जवाब तो यही था, स्विट्जरलैंड पर हमला करना बहुत महंगा सौदा था। लेकिन एक देश अगर चाह जाए तो वो इन मुश्किलों को भी पार करके उनका सलूशन निकाल कर हमला कर सकता है। स्विट्जरलैंड के पास कुछ ऐसा था, लेकिन जो दुनिया के बाकी देशों के पास नहीं था। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के लिए किसी अस्त्र या शस्त्र से ज़्यादा अर्थशास्त्र काम आया। स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थता का इस्तेमाल करते हुए खुद को यूरोप के बैंकर और कंडक्टर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। 1940 के बाद जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बहुत ही स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, तो हिटलर की वॉर मशीन को चलाए रखने के लिए पैसे और कच्चे माल की भारी कमी होने लगी। जर्मनी के पास दूसरे देशों से लूटा गया बहुत सारा सोना था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस खून से सने सोने की कोई अहमियत नहीं थी। इस सोने से ना तो स्पेन से टंगस्टन खरीदा जा सकता था और ना ही तेल खरीदा जा सकता था। यहीं पर एंट्री होती है स्विस नेशनल बैंक की। इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक ये है दोस्तों कि स्विस बैंकों ने जर्मनी के इस लूटे हुए सोने को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। बर्गियर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि स्विस नेशनल बैंक ने नाजी जर्मनी से बहुत बड़ी मात्रा में सोना खरीदा और बदले में उसे स्विस फ्रैंक दिए। यही वो गोल्ड फ्रैंक स्वैप पॉलिसी थी जिसने हिटलर की वॉर मशीन को असल ऑक्सीजन दी। इसी हार्ड करेंसी के बिना जर्मनी के लिए पुर्तगाल और तुर्की जैसे देशों से टंगस्टन और क्रोमियम जैसी चीज़ें खरीदना इम्पॉसिबल था। इससे जर्मन टैंकों और फाइटर जेट्स को बनाया जाना था। आज के वक्त में इस सोने की कीमत लगभग $8.5 बिलियन आकी जाती है। स्विस बैंकर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जर्मनी जो सोना बेच रहा है वो उनके अपने खजाने का नहीं है। ये वो सोना है जो यूरोप के अलग अलग सेंट्रल बैंकों से लूटा गया था। इससे भी भयानक सच ये है कि इसमें होलोकॉस्ट के उन पीड़ितों का सोना भी शामिल था जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में अपनी जान गंवाई थी। स्विस बैंकों ने इस सोने को लिया और बदले में जर्मनी को स्विस फ्रैंक दिए। उस वक्त स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे स्टेबल और हर जगह एक्सेप्ट करी जाने वाली करेंसी थी। इसी पैसे से हिटलर की सेना अपने लिए कच्चा माल खरीद पा रही थी। लेकिन बात सिर्फ स्विस बैंकों तक सीमित नहीं थी। स्विस कंपनीज ने जर्मनी को घड़ियां, टाइमिंग डिवाइस, बॉल बेयरिंग जैसे कई इंस्ट्रूमेंट बेचे। ऑर्लिकॉन जैसी स्विस कंपनीज ने एक्सिस पावर्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन सप्लाई की। डेटा बताता है कि इन हथियारों की बिक्री अलाइड फोर्सेस के मुकाबले एक्सिस की तरफ ज़्यादा था। हालांकि इतिहासकार इन आंकड़ों की एक्यूरेसी को लेकर बहस करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड हिटलर की सेना की रसद लाइन बन चुका था। उस पर हमला करने का मतलब था अपनी ही नस को काट लेना। सिर्फ इतना ही नहीं, गोथार्ड और लॉशबर्ग जैसी स्विस रेलवे सुरंगें जर्मनी और इटली के बीच सप्लाई लाइन का काम कर रही थी। गोथार्ड से जर्मन सप्लाई ट्रेनें हर 10 मिनट से गुजर रही थी। स्विस सरकार ने जर्मनी को पन बिजली भी दी और सबसे बड़ा राज, जर्मनी के कई हाई रैंकिंग नाजी कमांडरों का अपना ब्लैक मनी स्विस बैंकों में जमा था। अब जिस देश में आपकी अपनी सीक्रेट तिजोरी हो, उस पर आप बम कैसे गिरा सकते हैं? यही वो आर्थिक ढाल है जो स्विट्जरलैंड को दुनिया के हर देश के हमले से बचाती है। इसके अलावा एक और सीक्रेट था जो किताबों में अक्सर कम मिलता है, और इसका खुलासा भी बहुत सालों के बाद हुआ। दरअसल जर्मनी के कई हाई रैंकिंग नाजी कमांडरों और नेताओं का अपना खाता स्विस बैंक में था। ये सीक्रेट मनी इन्होंने यहाँ छिपाई थी। अब ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी, लेकिन इतिहासकार इसे एक ऐसी ना दिखने वाली ताकत मानते हैं जिसने नाजी हमले के डिसीजन को चुपचाप प्रभावित किया। स्विट्जरलैंड पर हमला ना होने का एक और बड़ा कारण यह है कि युद्ध के समय दुनिया को एक न्यूट्रल जगह की ज़रूरत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड जासूसी का सबसे बड़ा हब बन गया। एलन डलेस, जो बाद में CIA के पहले डायरेक्टर बने, वो बर्न में अमेरिकन एम्बेसी से OSS यानी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज का जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। स्विस होटल्स में अलाइज और एक्सिस के जासूस एक ही रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन स्विस ज़मीन पर कोई गोली नहीं चला सकता था। यह एक अजीब और बहुत ही साइलेंट सा समझौता था। अगर जर्मनी यहाँ हमला करता तो ये महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस हब भी खराब हो जाता, जो खुद जर्मनी के भी काम आ रहा था। कोई भी सुपर पावर दुनिया के इस एकमात्र सेफ जोन को खत्म नहीं करना चाहती थी। तो पूरी कहानी तो दोस्तों ये बताती है कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ज़रूर था, लेकिन इनएक्टिव नहीं था।
2 जनवरी 1945 को डैलिस ने एक ज्ञापन में गॉथहार्ड लाइन के इटालियन छोर पर मित्र राष्ट्रों की बमबारी का सुझाव दिया और अप्रैल 1945 में जब पीछे हट रही जर्मन सेना ने सिम्प्लॉन सुरंग को उड़ाने की योजना बनाई तो इटालियन पक्षपाती और स्विस खुफिया एजेंटों ने मिलकर उस योजना को नाकाम कर दिया। स्विट्जरलैंड पर हमला ना करने की वजहों को इतिहासकार भी अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं जैसे एडगार बोंजोर, उनका मानना था कि स्विट्जरलैंड अपनी भारी सेना की लामबंदी और नेशनल रीड आउट की पॉलिसी के कारण बच गया। उनका लॉजिक ये था कि अगर स्विस आर्मी इतनी ज़्यादा हार्ड तैयारी ना दिखाती तो आर्थिक समझौते भी शायद काम नहीं आते। ये नज़रिया कई डेकेड्स तक स्विस स्कूल्स में पढ़ाया गया। जनरल गिसन एक राष्ट्रीय नायक भी बन गए। फिर 1980 और 1990 के दशक में संशोधनवादी इतिहासकार आए। उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। जीन जिगलर जैसे विचारकों ने और बाद में बर्गियर आयोग ने क्लियर कट तरीके से बताया कि जो आर्मी की ताकत है वो सिर्फ एक दिखावा था, असली वजह तो इकोनॉमिक सपोर्ट ही था। नाजी जर्मनी को एक कब्जे वाले स्विट्जरलैंड से कहीं ज़्यादा फ़ायदा एक इंडिपेंडेंट स्विट्जरलैंड से था। आज के ज़्यादातर हिस्टोरियंस इन दोनों बातों को एक साथ सच मानते हैं। स्टीफन हॉलब्रॉक जैसे विद्वान आर्मी की ताकत की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बर्गियर आयोग की 597 पेजेस की रिपोर्ट ने भी ये साबित किया कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। ये दोनों चीज़ें मिलकर काम कर रही थी। आर्मी की कठोरता ने हमले को महंगा बनाया और इनकी जो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन थी उस कीमत को चुकाने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों, अगर इस पूरे सीन को देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ही चालाक देश भी नज़र आता है। स्विट्ज़रलैंड अपनी इस न्यूट्रल और अजेय इमेज का फ़ायदा भी उठाता रहा, लेकिन इस पूरे सीन की असली कीमत कई मासूमों ने चुकाई। अगस्त 1942 में जब लाखों यहूदी मौत से भाग रहे थे तब से सरकार ने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। लगभग 20,000 रिफ्यूजीज़ को वापस उसी जर्मन टॉर्चर और मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, ये जानते हुए कि वो वापस उसी टॉर्चर और शायद मौत की ओर वापस जा रहे थे। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि खुद स्विस ऑफिसर्स ने सजेशन दिया था कि यहूदी पासपोर्ट पर जे नाम से एक लाल मुहर लगाई जाए। इस मुहर का मकसद था स्विस बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को यहूदी रिफ्यूजी जल्दी पहचान पा जाए और उन्हें जल्दी वापस भेज पाया जाए। युद्ध के बाद जब होलोकॉस्ट पीड़ितों के परिवार स्विस बैंकों में अपना पैसा वापस मांगने गए तो स्विस बैंकों ने बैंकिंग सीक्रेसी की आड़ देकर दशकों तक उन डोरमेंट खातों को खोला ही नहीं। ये पैसा बैंकों की जेब में पड़ा रहा। 1990 के दशक में वर्ल्ड जेविश कांग्रेस के भारी प्रेशर और कई सारे केसेस के बाद 1998 में $1.25 बिलियन का समझौता हुआ। तब जाकर ये मिथ टूटा और लोगों को पैसा वापस मिला। अब दोस्तों आते हैं वापस उस मेन सवाल पर। आज 2025 में जब दुनिया के नक्शे पर कई युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन जल रहा है, मिडिल ईस्ट में लगातार बमबारी हो रही है, तब भी स्विट्ज़रलैंड पर कोई क्यों नहीं चढ़ाई करता? जवाब है वही जो हिटलर के ज़माने में था, बस इमेज बदल गई है, चेहरा बदल गया है। आज स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर्स में से एक है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे बड़े कॉरपोरेशन और सबसे ताकतवर सरकारों का पैसा स्विस बैंकों में है। जो देश स्विट्ज़रलैंड पर हमला करेगा वो असल में अपने ही पैसे पर हमला करेगा। ये एक ऐसी ढाल है जो किसी भी न्यूक्लियर वॉरफेयर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, आज भी स्विट्ज़रलैंड की आर्मी की प्रिपरेशन कमज़ोर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। आज भी हर स्विस सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। आज भी आल्प्स की सुरंगों में डायनामाइट लगे हैं। ये सच है, ये कोई अफवाह नहीं है। ये पॉलिसी आज भी कायम है, यानी नेशनल रीड आउट की वो पुरानी रणनीति आज भी जिंदा है। तीसरी और सबसे अहम बात, जिनेवा कन्वेंशंस, दुनिया के इंटरनेशनल कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्विट्ज़रलैंड की ज़मीन पर लिखा गया। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का यूरोपियन कार्यालय जिनेवा में है। WHO, WTO, UNHCR, दुनिया की सबसे ताकतवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्विट्ज़रलैंड में बैठती हैं। स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना यानी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को युद्ध का मैदान बना देना। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की कहानी हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या किसी देश की सुरक्षा सिर्फ फौज से होती है? नहीं। स्विट्ज़रलैंड ने साबित किया कि अगर आप दुनिया के लिए आर्थिक रूप से कंपलसरी बन जाएं तो आप पर हमला करना किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला सौदा बन जाएगा। ये एक तरह की डिटरेंस है जो गोलियों से नहीं, बैंक के नोटों से बनाई जाती है।
लेकिन इसके साथ ही सच ये भी है कि इस स्ट्रेटजी की कीमत किसी और ने चुकाई है। हिटलर की मशीन को जो फ्यूल मिला उससे लाखों लोग मरे। जिन यहूदी शरणार्थियों को सीमा पर वापस धकेला गया उनमें से कई नाजी कैंपों में मारे गए। जो पैसा होलोकॉस्ट पीड़ितों का था वो दशकों तक स्विस बैंकों की तिजोरियों में बंद रहा। दोस्तों, तटस्थता जो है वो एक नैतिक स्थिति नहीं होती, ये एक राजनीतिक चाल होती है। और इस चाल में अक्सर सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है जो खुद को बचा पाने के काबिल नहीं होते। स्विट्ज़रलैंड आज भी उसी रास्ते पर चल रहा है, बस अब पर्दा ज़्यादा चमकदार है। पहाड़ पहले भी थे, आज भी हैं। बैंक पहले भी थे, आज भी हैं। और वो अदृश्य ढाल जो किसी को यहाँ पर हमला करने से रोकती है, वो पहले भी थी, आज भी है। फ़र्क बस इतना है कि अब दुनिया ये सब जानती है और शायद इसीलिए स्विट्ज़रलैंड पर कोई कभी हमला नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी स्विट्ज़रलैंड पर हमला ना होने की। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।